नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस एनालिसिस में। स्पेशल बिहार की क्लासेज आप लोगों को प्रोवाइड की जा रही है। आज होगा सेकेंड क्लास, जो कि हम लोग बिल्कुल एमसीक्यू के फॉर्मेट पे कंप्लीट करेंगे। हर एक ऑप्शन पे चर्चा करने का हम लोग प्रयास करेंगे, ताकि एक बेहतरीन डायमेंशन, एक बड़ा डायमेंशन हो सके। उसमें आपको कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट क्लास ही में वो सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो जाए। चलिए हम लोग बारी बारी से सॉल्व करते हैं। 1937 में प्रथम चुनाव के बाद बिहार का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? उनका नाम था मोहम्मद यूनिस। अब आपको लग रहा होगा कि बिहार का प्रथम प्रधानमंत्री, देखिए उस समय जो भी प्रांतीय सरकार के जो मुखिया होता था, उसी को प्रधानमंत्री के रूप में, एज संबोधन कह सकते हैं, ठीक है, किया जाता था। लगभग 1937 में जब चुनाव हुआ, तो लगभग 11 प्रांतों ने इस पे पार्टिसिपेट किया, जिसमें एक बिहार भी था। तो उस समय जो बिहार में जो प्रांतीय मुखिया के रूप में चुने गए मोहम्मद यूनिस, और इन्हीं को बोला गया प्रथम प्रधानमंत्री। आगे चल के भारत जब आज़ाद हुआ 1947 में, जब बिहार में पहली बार चुनाव हुआ, तो उस समय बिहार के प्रथम जो मुख्यमंत्री बने डॉक्टर कृष्ण सिंह। ध्यान रखिएगा, डॉक्टर कृष्ण सिंह। बिहार के किस जिले में इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है मधेपुरा। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री, जिसमें ट्रेनों की गति को बढ़ाने के कार्य किया जा रहा है, खासकर इलेक्ट्रिक गतिविधियों के माध्यम से। इसमें फ्रांस की एक कंपनी एक ज्वाइंट वेंचर के रूप में मौजूद है। फ्रांस की एक कंपनी जिसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, एल्स्टॉम। एल्स्टॉम एस ए यही इसमें ज्वाइंट वेंचर के रूप में, ध्यान रखिएगा, इस इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री में कार्य कर रही है। तो इसका भी नाम पूछा आपको जा सकता है। अब इस इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री जो बन रहा है, इसका रख रखाव के लिए दो अलग अलग डिपो बनाया गया अलग अलग जगह पे। एक है उत्तर प्रदेश का सहारनपुर में, और दूसरा महाराष्ट्र के नागपुर में। तो इनका नाम भी पूछा जा सकता है। स्वर्ण भूमि का शासक जिसने नालंदा में एक बौद्ध मठ की स्थापना की और देवपाल से उसके रख रखाव के लिए 5 गांव देने के लिए अपने राजदूत के माध्यम से अनुरोध किया था, उसका नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट शासक है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट शासक है। शैलेंद्र वंश के अंतर्गत बालपुत्र देव। बालपुत्र देव माना जाता है कि यह बौद्ध धर्म का बहुत बड़े रक्षक के रूप में, बुद्धिज्म के रक्षक के रूप में मौजूद था। इसी के द्वारा राष्ट्रकूट जो शासक था अमोघ वर्ष को पराजित भी किया गया था। इसी अमोघ वर्ष के द्वारा देखिए रत्नावली को लिखा गया था, रत्नावली। नेक्स्ट, भारत में बिहार कब अलग प्रांत बना? तो देखिए बिहार जो अलग प्रांत बना है 1 अप्रैल 1912 को ये बना हुआ है। पहले देखिए बंगाल में ही चाहे हम लोग बात कर ले, बिहार और उड़ीसा दोनों का दोनों शामिल था। तो देखिए बिहार और उड़ीसा 1 अप्रैल 1912 को सेपरेट हो गया, लेकिन आगे चल के उड़ीसा भी बिहार से अलग हो गया 1 अप्रैल 1936 को। तो उड़ीसा भी एक अलग प्रांत के रूप में स्टेबलाइज हो गया। किस प्रांत की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने के लिए राजी करने के लिए एक उपकरण के रूप में शराब पीने वाले प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रकाशित की? बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है इसके पीछे। असहयोग आंदोलन का जब दौर चल रहा था, तो देखिए सरकार की जो राजस्व जो प्राप्तियाँ थी बेहद कम हो गई थी, चूँकि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जा रहा था, असहयोग की भावना को अपनाया जा रहा था। इसीलिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा लगा कि अगर हमको अपना रेवेन्यू बढ़ाना है, राजस्व सोर्स भी यहाँ पे बढ़ाना है, तो लोगों को कस के, ठीक है, अल्कोहल पिलाना होगा। 2 राज्यों को टारगेट किया गया, उड़ीसा और बिहार में। एडवर्टाइजमेंट का तरीका था अंग्रेज़ों का कि जो भी यूरोप के बड़े बड़े जो महापुरुष रहे थे, जैसे कि मूसा हो गया, जूलियस सीजर हो गया, बिस्मार्क, नेपोलियन, सबको शराब पीते दिखाया गया, ताकि आम लोग मोटिवेट होंगे और अधिक से अधिक अल्कोहल का कंजप्शन करेंगे। निम्नलिखित में से किस जिले में धारवाड़ भूवैज्ञानिक संरचना है? मुंगेर में है। रोहतास में, ध्यान रखना है कि रोहतास आपका बिहार का जो दक्षिण पश्चिम का जो इलाका है, जहाँ पे विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती है, जो कि मध्य प्रदेश को पास करते हुए बिहार तक आती है। तो रोहतास नहीं हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बाकी जमुई नवादा सब होगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना, मुंगेर, जमुई, नवादा, ये सब यहाँ पे धारवाड़ भूवैज्ञानिक संरचना है। रोहतास हो जाएगा विंध्यन क्रम की चट्टानें, उपयुक्त में से एक से अधिक। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना में अपना कारखाना किस वर्ष स्थापित किया? तो देखिए
1632 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा पटना में अपना ठीक है कारखाना स्थापित किया गया था। सोरा बहुत इंपॉर्टेंट था इसमें, जो गोला बारूद बनाने में काम किया जाता था। इसके अलावा गंगेटिक एरिया, इतना बड़ा बिहार का जो आप लोग देख रहे हैं, खदान वस्तुओं के लिए, कपास के लिए, वस्त्र के लिए, सारे ही चीज़ों का बाद में यहाँ से ठीक है धीरे धीरे व्यापार किया जाने लगा। बिहार में सर्वप्रथम महापाषाण स्थल किस स्थान पर पाए गए हैं? बांका, गया, कैमूर, जमुई। ठीक है, तो ये आपको मिला गया है कैमूर में। रोहतास के क्षेत्रों पे जो कैमूर की पहाड़ियाँ हैं वहीं पे ये लगभग अक्टूबर-नवंबर 2018 की बात है। 6 महापाषाणिक कालिक स्थल, 6 महापाषाणिक कालिक स्थल यहाँ पे पाए गए हैं। इसका नाम आपको ध्यान रखना है। और इसमें एक नाम और मेंशन करना है कि ये जो 6 महापाषाणिक स्थल जो खोजा गया है, एक व्यक्ति का नाम है डॉक्टर श्याम सुंदर तिवारी। डॉक्टर श्याम सुंदर तिवारी, इनका भी नाम कमीशन के द्वारा पूछा जा सकता है, क्योंकि ये 2018 के आसपास इसकी खोज हुई थी। ध्यान रखिएगा 2018 के आसपास। बिहार के किन जिलों में आर्द्र पर्णपाती वनस्पति पाई जाती है? अब देखिए, आर्द्र पर्णपाती वनस्पति वैसे जगहों पे आपको देखने के लिए मिल जाएगी जहाँ पे वर्षा 120 सेंटीमीटर से यहाँ पे कम होती है। ऐसे में अब स्वाभाविक सी बात है कि देखिए बहुत घना वृक्ष तो नहीं मिलेगा, ठीक है, कहीं कहीं आपको वृक्ष देखने के लिए यहाँ पे मिल जाएगा। तो वहाँ पे कृषि कार्य भी अच्छा खासा किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ वृक्ष है जैसे कि साल, शीशम, ठीक है, इसके अलावा महुआ, बाँस, ऐसे आपको वृक्ष भी देखने के लिए मिल जाएगी। और यहाँ पे जितना ऑप्शन है इसमें सबसे जो सटीक जो आंसर है ये आपको दिखेगा ए, जैसे कि रक्सौल, पूर्णिया और अररिया जिला। यहाँ पे आपको जियोग्राफी में थोड़ा माइक्रो लेवल पे जाकर स्टडी करना होगा, तभी आप बिहार में ठीक है जो वनों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, कहाँ कहाँ पे किन किन टाइप के वन पाए जाते हैं, उसको आप अच्छे से कर सकते हैं। परमान डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? डॉल्फिन से लेकर बिहार में हमेशा एक सवाल पूछा जाता है, लेकिन ये जो परमान डॉल्फिन अभयारण्य है, ध्यान रखिएगा, ये है आपको अररिया में देखने के लिए मिल जाएगी। अररिया में ठीक है देखने के लिए ये आपको मिल जाएगी। अररिया में एक नदी है जहाँ पे डॉल्फिन आपको प्रायः देखने के लिए मिल जाएगी, जैसे कि कुछ नदी है क्षेत्रीय नदियों के रूप में, पनार नदी है, भलुआ नदी है, इस टाइप का बिहार में खूब नदी है, भलुआ नदी, भलुई नदी। इसके अलावा लोहंद्रा नदी, लोहंद्रा नदी, यहाँ पे आपको डॉल्फिन देखने के लिए मिल जाएगी। वर्तमान में अगर बात किया जाए तो देखिए पूरे एशिया का पहला जो डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में बनाया जा रहा है। पटना में ठीक है, पटना विश्वविद्यालय के परिसर में ठीक है बनाया जा रहा है, जो बिल्कुल ही गंगा नदी के तट पर स्थित है। विक्रमशिला महाबिहार की स्थापना किस वंश के शासक के द्वारा की गई थी? ये किया गया था पाल वंश का शासक, बहुत इंपॉर्टेंट शासक है जिसका नाम है धर्मपाल। ध्यान रखिएगा, धर्मपाल। पाल वंश की बात करें तो इसकी स्थापना किया गया था गोपाल के द्वारा। गोपाल के द्वारा पाल वंश की स्थापना किया गया था। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट शासक है धर्मपाल। माना जाता है कि इसी धर्मपाल के समय देखिए भारत में जो कन्नौज का जो क्षेत्र है, इसी कन्नौज क्षेत्र को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष छिड़ गया। इधर से पाल था, इधर गुर्जी प्रतिहार था, नीचे से इधर राष्ट्रकूट था। तीनों में आपस में लड़ते कटते मर गया, जिसकी वजह से तीनों की फाइनेंशियल कंडीशन युद्ध की वजह से डाउन हो गया। पाल वंश भी इसी में धीरे धीरे ठीक है कमज़ोर हो गया, उसके पतन का एक कारण बन गया। आधुनिक बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, बिहार में 16 महाजनपदों में 3 जो जनपद है आपको सिर्फ बिहार में देखने के लिए मिल जाएगी, अंग जनपद, मगध, इसके अलावा वज्जी। अब थोड़ा सा उसी को वर्तमान में जो भी एरिया है उसको कोरिलेट करके हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। जैसे कि हम लोग बात करें यहाँ पे अंग महाजनपद, ये अंग जहाँ अंग महाजनपद लगभग थोड़ा सा आपको देखने के लिए मिल जाएगी इधर भागलपुर और मुंगेर के साइड, भागलपुर और मुंगेर के साइड, ठीक है, लगभग पश्चिम दक्षिण बिहार के तरफ। वहीं अगर हम लोग बात करें मगध, मगध का जो क्षेत्र है गया पटना के आसपास का क्षेत्र। इसके अलावा वज्जी का जो क्षेत्र है वर्तमान में जो मिथिला का जो क्षेत्र है, ध्यान रखिएगा, मिथिला का क्षेत्र जैसे दरभंगा हो गया, दरभंगा के साथ साथ मधेपुरा, ऊपर हो जाएगा आपको सहरसा, वो सब आपको ठीक है वज्जिक वाला क्षेत्र है, तो इससे भी ध्यान रखिएगा। मुजफ्फरपुर वगैरह सब आपको, मधुबनी वगैरह वो देखने के लिए मिल जाएगी। महावीर स्वामी का जन्म किस कुल में हुआ था? तो देखिए ये तो क्षत्रिय ही थे, कुलीन परिवार में जन्म लिए थे। उनका जो वंश था जंत्रिका गोत्र है, फिर जंत्रिका वंश भी कह सकते हैं। महावीर स्वामी का जन्म की बात करें तो पटना में ठीक है,
पटना के आसपास कुंडग्राम में, ध्यान रखिएगा कुंडग्राम में हुआ था। इनको कैवल्य की प्राप्ति हुई थी ऋजुपालिका नदी के तट पे, जहाँ पे एक साल का वृक्ष है, वहीं पे इनको कैवल्य माने ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महापरिनिर्वाण की प्राप्ति अर्थात इनकी मृत्यु हुई थी पावापुरी में, पावापुरी में जो कि वर्तमान में राजगीर में स्थित है, ध्यान रखिएगा राजगीर में स्थित है। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के समय राजा कौन था? अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट नाम है अजातशत्रु, ध्यान रखिएगा अजातशत्रु पितृहंता पिता के रूप में इसे जाना जाता है। और महावीर स्वामी के भी मृत्यु के समय, मृत्यु थोड़ा सा खराब लगता है, ठीक है, बोला जाता है उनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई, तो महावीर स्वामी के समय भी अगर देखा जाए तो शासक जो था मगध का ये था यहाँ पे अजातशत्रु। अजातशत्रु की बात करें तो इसी के समय ध्यान रखिएगा प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन भी किया गया था, जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप के द्वारा की गई थी। सबसे इम्पोर्टेंट क्या था प्रथम बौद्ध संगीति में? तो बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन किया गया सुत्त पिटक के रूप में और विनय पिटक के रूप में। डिमेकस राजा एंटियोकस द्वारा सीरिया के राजदूत को किस शासक के दरबार में भेजा गया था? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बिंदुसार, ध्यान रखिएगा बिंदुसार। एक और नाम है डायनोसियस। ये जो डायनोसियस, ध्यान रखिएगा मिस्र के राजा टोलमी द्वितीय के द्वारा इसको बिंदुसार के दरबार में भेजा गया था। तो डिमेकस और डायनोसियस देखिए थोड़ा थोड़ा प्रोनाउंसिएशन आपको लगेगा, ठीक है, ड है तो यहाँ पे थोड़ा सेम लगेगा। बिंदुसार को अलग अलग ग्रंथों में, ठीक है, कई सारा नाम दिया गया है, जैसे कि वायु पुराण वगैरह में अमित्रघात, अमित्रोचेटस, ठीक है, इस टाइप का नाम दिया गया है। किस शिलालेख में अशोक की पहचान मगध के, देखिए यहाँ पे शासक के रूप में की गई है, ध्यान रखिएगा मगध के शासक के रूप में की गई है? भाब्रू शिलालेख में, ध्यान रखिएगा भाब्रू जो शिलालेख है इसी में अशोक को मगध के शासक के रूप में पहचान, ठीक है, मिली हुई है। बाकी अगर देखा जाए अशोक के बारे में तो कलिंग का जो युद्ध है शिलालेख 13 में देखने के लिए मिल जाएगी। और अशोक के समय ही, ठीक है, तृतीय बौद्ध संगीति का, ध्यान रखिएगा अशोक के समय ही तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। तो ये भी अपने आप में इम्पोर्टेंट है, कभी कभी शासकों से कोरिलेट करके भी प्रश्न पूछा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में कौन नहीं था? देख पा रहे यहाँ पे वररुचि, ये था, बिल्कुल था, ध्यान रखिएगा वररुचि, ये एकदम, ठीक है, कवि, इसके अलावा व्याकरण बहुत इसको अच्छा आता था, ये विद्वान था। इसका पनाका नहीं था। घटकपारा की बात करें तो ये यह संस्कृत विद्वान था, ये भी नवरत्न में से एक था। इसके अलावा शंकु नीति शास्त्र से संबंधित ये भी एक विद्वान था, जो कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में भी शामिल था। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। इसके अलावा कुछ और भी नाम आपको याद रखना है, जैसे कि अमर सिंह का नाम हो गया, बेताल भट्ट का नाम हो गया, कालिदास का नाम हो गया, वराह मिहिर की नाम हो गया, ठीक है। तो बहुत जो नौ रत्न है सबका नाम इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा अकबर के भी नवरत्नों का नाम आपको ध्यान रखना होगा, कितने बार मैचिंग करने के लिए, या फिर दे देगा इसी तरीके से कौन नवरत्न में से था कौन नहीं था, तो समस्या होगी। पटना मुगल बादशाह, पहला मुगल बादशाह जिसे पटना में शपथ ली थी उसका नाम क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट शासक है फर्रुखशहर, ध्यान रखिएगा फर्रुखशहर। इसको बेवकूफ़ शासक के रूप में भी जान सकते हैं, क्योंकि इसी ने 1717 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा, बेचारा ये बीमार पड़ा था बहुत दिनों से, अंग्रेज़ों के द्वारा जब इसकी बीमारी को ठीक किया गया तो यह खुशी के मारे इतना कुछ दे दिया कि माने सब कुछ दे दिया। 1717 में बोल दिया कि भाई मुगल जो साम्राज्य है उसके अंतर्गत, ठीक है, कंपनी कहीं भी व्यापार कर सकती है। दूसरा बोला कि अंग्रेज़ों जो भी तुम लोग सिक्का बना रहे हो वो सारा सिक्का हमारे साम्राज्य में चलाओ, तुमको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए यहाँ पे, ठीक है, पूरा का पूरा जो मुद्रा प्रणाली ही अंग्रेज़ों को एक तरीके से सौंप दिया, व्यापार प्रणाली ही अंग्रेज़ों को सौंप दिया। तो सोचिए अब इसके पास बचेगा क्या? 1857 में बाबू कुंवर सिंह और नाना साहब ने मिलकर किस स्थान पर ब्रिटिश सेना को हराया था? किस स्थान पर ब्रिटिश सेना को हराया था? उस स्थान का आपको नाम बताना है। बहुत फेमस नाम है आजमगढ़, ध्यान रखिएगा आजमगढ़। वीर कुंवर सिंह की बात करें तो माना जाता है कि लगभग 4000 सेना की, ठीक है, इन्होंने टुकड़े लिया था। बहुत इंपॉर्टेंट रोल कर रहे थे इनके भाई अमर सिंह, और आजमगढ़ में अंग्रेज़ों को, ठीक है, इन दोनों ने मिल के हराया हुआ था। वहीं 1857 में जुलाई के महीने के आसपास इन लोगों ने, ठीक है,
छापामार युद्ध पद्धति के माध्यम से आरा पर भी, ठीक है, अभियान किया हुआ था। सफल अभियान जो कि अंग्रेज़ों के क्षेत्रों में हुआ था, माने जो कि अंग्रेज़ों के द्वारा अधिग्रहण किया गया था। सबसे इम्पोर्टेंट, जब जगदीशपुर के किले में जो अंग्रेज़ों के द्वारा एक झंडा, जिसका नाम बहुत इम्पोर्टेंट है, यूनियन जैक झंडा जो फहराया गया था इनके क्षेत्रों में, यूनियन जैक झंडा, इस झंडे को माना जाता है कि बाबू कुंवर सिंह के द्वारा उखाड़ के फेंक दिया गया। उसके बाद से, ठीक है, 1858 में इनकी मृत्यु हो गई वीर कुंवर सिंह की, 26 अप्रैल 1852 को, ठीक है, 26 अप्रैल 1858 को इनकी मृत्यु हो गई। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार के सक्रिय क्रांतिकारी कौन थे? ऐसे तो देखा जाए तो बहुत सारे पूरे भारत में क्रांतिकारी लोग मौजूद थे, लेकिन बिहार से संबंधित जैसे कि उपेंद्र नारायण झा आज़ाद, प्रफुल्ल चाकी बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं। जेपी का नाम आपको नहीं भूलना है, सहजानंद सरस्वती का नाम नहीं भूलना है, बैकुंठ शुक्ल हो गया। इसके अलावा अनुराग नारायण सिन्हा, मौलाना मजहूर अल हक, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो बिहार से रिलेटेड यहाँ पर स्पेशल बिहार में बीपीएससी के द्वारा पूछने की संभावना यहाँ पे बनी रहती है, तो आप लोग इसे ज़रूर ध्यान में रखें। तो ठीक है फ्रेंड्स, लगभग 20 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। आप लोग नीचे फीडबैक दें, अगर आप लोग बोलेंगे तो क्वेश्चन की संख्या और भी बढ़ाई जाएगी। तो वीडियो को शेयर करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।